ओके, तो ये क्वेश्चंस फटाफट करते जाइए। कुछ सम्स ही करेंगे आज की क्लास में। बेसिकली कल के ऊपर में जो कुछ भी डिस्कस हुआ था उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेट दिया हुआ है U which is universal set consists of natural number from 1 to 9 and A and B are two sets। A के एलिमेंट भी दिए हुए हैं, B के भी, और आपको ये दो रिलेशंस वेरीफाई करने हैं। तो क्या किया, कैसे करेंगे, फटाफट बोलो। सबसे पहले तो ए सेट के एलिमेंट क्या है? हमें ए यूनियन बी चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, है ना। यूनिवर्सल दिया हुआ है, तो हाउ डू यू गेट ए यूनियन बी? पहले तो ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लो, ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दो। तो ए के एलिमेंट 2 4 6 8 हटा दो, तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये नहीं लेना हमें। इनके अलावा जो भी यूनिवर्सल के एलिमेंट है उसको ले लिया आपने, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है 1 3 5 7 9। सिमिलरली राइट ऑन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटाना है अपने। बी के एलिमेंट क्या क्या है? 2 3 5 7, तो 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा। जो लेफ्ट आउट एलिमेंट है वो बी कॉम्प्लीमेंट है, लिख दो। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है? 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। और व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के एलिमेंट भी लेना है और बी के एलिमेंट भी लेना है। तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम एक एक करके वर्कआउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस क्या है हमारा? अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट एलएचएस क्या है बोलो? एलएचएस है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो अगर आप ए यूनियन बी को यूनिवर्सल में से हटा दो तो दो एलिमेंट आएंगे, 1 एंड The 9। 1 and 9. 1 एंड 9। ऐसे अगर मैं आरएचएस की बात करूं, व्हाट इज आरएचएस? आरएचएस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ये है और बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इफ यू लुक एट द कॉमन, 1 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है, बाकी तीनों एलिमेंट डिफरेंट है। तो यहां से भी दिख रहा है इट इज 1 1 कॉमन आई। तो क्लियरली आ गया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला भी वेरीफाई कर दो। सेकंड वाला जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर जाओ फटाफट।
ए इंटरसेक्शन बी क्या है? अगर ए और बी आपको पता है तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू ए एंड बी, और एक ही एलिमेंट ए और बी में कॉमन है, सिंगलटन टू। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तो सिर्फ 2 माइनस हो जाएगा, तो सब कुछ रहेगा 1 3 5 4 6 7 8 एंड 9, सिर्फ 2 मिसिंग है। और अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हो, ए कॉम्प्लीमेंट आपको दिख रहा है, ये एलएचएस है, आरएचएस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट ये है और बी कॉम्प्लीमेंट ये, दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा? 1 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, इट विल गेट 5 6 7 एंड 8 एंड 9। क्या नहीं आएगा? तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एलएचएस इक्वल आरएचएस फिर से प्रूव हो गया। अब एक्चुअली जो हमने वेरीफाई किया इस क्वेश्चन में, वो वेरिफिकेशन एक लॉ है, एक लॉ है, उस लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो कहीं पर नोट करके लिख दो, अभी आगे जब हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेट का तो उसमें वो चीज आएगी भी, ठीक है। तो आप एक जगह लिख दो डी मॉर्गन्स लॉ, डी ई MORGAN एपोस्ट्रोफी, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन साहब ने क्या बोला कि इफ ऐसा कॉम्प्लीमेंटेशन, जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है ना, बार जिसको बोलते हैं, राइट, कॉम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर union and intersection, but in the process the union operation will becomes intersection and intersection will be replaced by union। मतलब जब आप यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंटेशन दोनों सेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो ऐसे जब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। तो कॉम्प्लीमेंटेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते समय यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मैथमेटिकल लॉजिक एंड रीजनिंग में भी ये लॉ काम आएगा, और यहाँ भी कर रहे हो, और लॉजिक में इसी को निगेशन बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन को। एनीवे, गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों का क्लियर है? मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग ना। एक तो दिया हुआ है सेट ए। व्हाट इज सेट ए? सेट ए कंटेन्स नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इट इज एक्चुअली ए such that a belongs to natural number and a into a square minus 7a plus 12 0। अब यहां देखो 12 का 2 फैक्टर करो, 3 इंटू 4, 3 प्लस 4 7 है, तो क्लियर फैक्टराइज हो रहा है। इसी को आप a प्रोडक्ट a माइनस 3 इंटू a माइनस 4 भी लिख सकते हो।
तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो क्या क्या आएगी, 0, 3 एंड 4, बट as it is given that a is a natural number, so only these two values will be taken, 0 will be rejected. So finally the set A will be described as a set consists of element 3 and 4. This is A. What about B? B is already given in the problem. It contains element 2, 3, 4, 5. Now they say answer the following problems, right? Question number 2. अब सारे प्रॉब्लम आंसर कर सकते हैं. पहला पार्ट, फाइंड वेदर A सबसेट B और B सबसेट A. तो क्या दिख रहा है? तो क्लियरली पहले पार्ट का आंसर तो क्लियर आ रहा है, A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के दोनों एलिमेंट इसमें हैं, तो A इज अ सबसेट ऑफ B. पहला पार्ट हो गया. B पार्ट पे जाइए. फाइंड दिस सेट डिफाइंड एज A माइनस B, B माइनस A. याद है A माइनस B, B माइनस A कैसे करते हैं? A माइनस B मतलब A माइनस A इंटरसेक्शन B. ये A है, ये B है, A माइनस B पूछ रहे हैं. दिस इज A एंड दिस इज B. तो ये जो रीजन है ये हो जाता है A माइनस B. और ये रीजन हो जाता है B माइनस A. ये वाला. और ये वाला रीजन जो होता है ये कॉमन वाला रीजन होता है, A इंटरसेक्शन B. अब हमारा जो केस है, बिकॉज सबसेट वाला केस है, तो हमारा वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ, जनरल वेन डायग्राम. दो सेट A और B हैं, अगर ओवरलैपिंग सेट है तो सबसेट वाले में हमारा A B का सबसेट है, तो A अंदर लाई करेगा, B का सेट उसके बाहर होगा, A को कंटेन करता हुआ. तो ऑब्वियसली दिस इज A एंड दिस इज B. तो A माइनस B तो आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि A में से B हटाओगे तो A के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, तो A माइनस B विल बी अ नल सेट. यहां अगर दिखाना चाहो तो A इंटरसेक्शन B था 3,4, 3 है और 4 है, और बाकी एलिमेंट थे 2 एंड 5, इसके एलिमेंट थे. तो ये खाली है, देखो इधर वाला पोर्शन में कुछ भी नहीं है, तो A माइनस बी नल सेट है. B माइनस A जो है वो है तुम्हारा 2,5 सेट, अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2,5. दिस वाज 3, दिस वाज 4, दिस इज 2, दिस इज 5. सो विच इज B माइनस A? अगर कोई बोले B माइनस A क्या है, तो आप बोलेंगे ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये बाहर वाला रीजन, ये B माइनस A. दिस इज B माइनस A रिंग. फिर इन्होंने बोला सी पार्ट एंड डी पार्ट. देखिए सी पार्ट क्या है, डी पार्ट क्या है, क्विक जल्दी आंसर करिए सी और डी के बारे में. सी में क्या पूछा गया? ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी चाहिए, बिकॉज ए बी का सबसेट है. ए और बी का यूनियन लोगे तो बी ही आएगा. तो ए यूनियन बी इज बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? तो ए और बी में कॉमन, तो ए आएगा ए. और बी माइनस ए, ये येलो कलर से जो दिखाया गया वो बी माइनस ए है. तो अगर कोई बोले कि भाई आप ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से दिखाओ, तो ये जो शेडेड रीजन है ब्लैक कलर से शेड किया. ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम पे दिखाओ, तो ऐसे ब्लू कलर से शेड किया, ये ए इंटरसेक्शन बी है. और बी माइनस है जो येलो कलर से शेडेड रीजन है. फिर बोला कि बी माइनस ए के सारे सबसेट्स करो, तो इसके कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट होंगे. कौन कौन से? नल सबसेट, सिंगलटन 2, सिंगलटन 5, and the set B minus A itself. ये पावर सेट ऑफ B माइनस A है. आई होप यू एग्री. क्लियर है? सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है जी. तो ये भी स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम था, नॉट मच डिफिकल्ट.
इनडायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं थी, डायरेक्टली आंसर करना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में भी एक बार बता दो बेटा, सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर है या कहीं पर कोई इश्यू है? किसी को भी किसी पार्ट पे कोई इश्यू है तो जस्ट लेट मी नो। तो पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। सिर्फ 5 बच्चों ने रिप्लाई किया। अच्छा, किसी को कोई इश्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर टू सेट्स ए एंड बी आर ट्रू और फॉल्स। तो ये तो लास्ट क्लास में भी आपने किया था कुछ पार्ट इसका। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। व्हाट इज ए यूनियन बी? एवरीथिंग दैट इज शेडेड दिस वे, ये पूरा ए यूनियन बी है। ये शेडेड रीजन है ए यूनियन बी। अब अगर बोलते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बिल्कुल ठीक है, ये ए है, दिस इज ए है, तो ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, दिख रहा है, तो क्लियरली ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये वेन डायग्राम से दिख रहा है। दूसरा, ये भी दिख रहा है कि बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि येलो कलर में तो ए पूरा भी कवर हो गया और बी भी कवर हो गया, तो बी भी ए यूनियन बी का सबसेट है। मतलब दोनों सेट्स जो होते हैं वो उनके यूनियन के सबसेट होते हैं। दिस इज वन थिंग टू बी नोटिस्ड। पहला बात। अच्छा, सबसेट, इसी बात का प्रूफ एलिमेंट मेथड से प्रूफ किया, देखो एलिमेंट मेथड से। एलिमेंट मेथड से जब हम सबसेट प्रूफ करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? टू प्रूव दैट P is a subset of Q, let X belongs to P and show that X belongs to Q. P सबसेट में एक एलिमेंट ले करके और उस एलिमेंट को सुपरसेट में दिखा देना, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ P विल लाई इन Q, देयरफॉर P इज अ सबसेट ऑफ Q। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, एलिमेंट मेथड से जा रहा हूं, हमें इसको इसको इसका सबसेट दिखाना है। हमने बोला लेट x बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ध्यान से सुनो, ये ऐसा मैंने कैसे लिख दिया? हाउ डज x बिलोंग्स टू A इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A और B? तो आप यहां पर समझो कि और स्टेटमेंट इज ट्रू, और से कनेक्टेड जो स्टेटमेंट होता है, और मतलब ऑप्शन होता है ना, इट इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू। जैसे मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल समझो इस बात को, 2 इज इक्वल टू 3 और 4 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है 2 इक्वल टू 3 जो कि फॉल्स है, और एक है 4 इक्वल टू 0 जो कि ट्रू है। और बिकॉज यहां और है तो ऑप्शन दे रहा है, और ऑप्शन देता है कि या तो ये या तो ये, तो भाई दोनों में एक तो सही है ना, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू बोला जाएगा। This is a true statement. Why it is true? Because although first is true false but second is true, so if at least one of them is true then the statement altogether will be taken as truth, अगर और है तो।
बट अगर मैं लिखता हूं 2 इक्वल टू 3 एंड 4 इज प्राइम और 4 इज प्राइम, अब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ना तो ये ट्रू है ना तो ये ट्रू है, दोनों ही फॉल्स है। ये तो बात हुई और स्टेटमेंट की। इसी तरह से एंड, अगर एंड से कनेक्टेड स्टेटमेंट हो तो वो भी लिख दो कहीं नोट। ये नोट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने में, खास करके सेट थ्योरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार ये भी लिख दो, एंड स्टेटमेंट, एंड से कनेक्टेड जो स्टेटमेंट होते हैं आर ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ आर ट्रू। मतलब ऐसे समझो कि अगर ये P है और अगर ये Q है और आप दोनों को मिला करके एक P एंड Q स्टेटमेंट बनाया आपने, तो P ट्रू है Q ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। अगर P फॉल्स है Q ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। तो एक तरह से मैंने आपको एंड की ट्रूथ टेबल बता दी कि एंड कब ट्रू होता है। इसी तरह से और की भी बात कर लेते हैं। और ये ट्रूथ टेबल को याद रखना आप, पी और क्यू तो ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, जब दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा। तो ये डिसीजन लेते समय अगर कहीं और है या कहीं एंड है तो प्लीज रेफर टू दिस टेबल, ये टेबल का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसी के बेसिस पर आप ट्रू और फॉल्स डिसाइड करेंगे कि वो स्टेटमेंट सही है लिखा गया है या गलत। अब नाउ कम बैक टू दिस, अगर ये सही है तो ये भी सही है, क्योंकि दोनों में से एक ये तो सही है ना, ये बेशक फॉल्स हो। अगर ये ट्रू है तो भी सही होगा, अगर ये फॉल्स है तो भी सही होगा। अच्छा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी का मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब है अगर ए में है तो ए यूनियन बी में होगा, मतलब ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी प्रूफ हो गया। ठीक है जी। एग्जैक्टली इसी तरह से बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी भी प्रूफ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा वाला करो, सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में आप एलिमेंट मेथड से प्रूफ करके बताओ, क्योंकि वेन डायग्राम से तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है वेन डायग्राम से? कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उसके एलिमेंट ए में भी लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये ए का भी सबसेट होगा। और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट बी में भी लाई कर रहे हैं, इसलिए ये बी का सबसेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा। ये तो वेन डायग्राम से क्लियर दिख रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन एलिमेंट का सेट होता है, और कॉमन एलिमेंट का सेट होने की वजह से इसके एलिमेंट सारे के सारे ए में भी लाई करेंगे और सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के बी में लाई करेंगे, इसलिए ये दोनों का सबसेट होगा। बट इसको अगर एलिमेंट मेथड से प्रूव करोगे सेकेंड पार्ट को, तो कैसे लिखोगे बताओ? तो आप बोलोगे इसको इसको प्रूव करना, मान लो तो हमने बोला लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मतलब क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, एंड से कनेक्टेड है तो दोनों ट्रू है ना, दोनों ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। क्योंकि ये ट्रू, ट्रू कैन इंप्लाई ट्रू, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होगा तो हमने बोला वो ए में होगा ही होगा, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एग्जैक्टली इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं।
तो द वे आई हैव वर्कड आउट द फर्स्ट टू केसेस, पहला पार्ट का प्रूफ देखा आपने, दूसरे पार्ट का प्रूफ देखा, तीसरे और चौथे को आप करके बताइए। अगर आप कर जाते हैं तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गई बात कि कैसे एलिमेंट मेथड से प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, दोनों पार्ट के लिए आपके पास टाइम है 2.5 मिनट। कोशिश करो कि आप इसको प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। अब तीसरे और चौथे पार्ट में देखो तो ये सिचुएशन तो है नहीं, तो मैं ये सब हटा रहा हूं। नोट कर लिया, इसको हटा दूं बेटा? अच्छा, ये मयंक ने पूछा उल्टा ए नहीं, ये साइन है, ऐसे लिख दो, ये साइन, इट इज कॉल्ड फॉर ऑल या फॉर एवरी। तो फॉर ऑल ए एंड बी मतलब किसी भी पेयर ऑफ ए एंड बी के लिए ये चीज होल्ड करती है। स्लाइड चेंज कर दूं, ये जो लिखा हुआ है ये आपने नोट कर लिया? थर्ड पार्ट पे जाइए। पहले वेन डायग्राम से आप बात को समझिए। गिवन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि वेन डायग्राम में सिचुएशन ऐसे होगी, this is A and this is B and this is universal set. A is a clearly subset of B, then A intersection B क्या होगा? A और B में कॉमन क्या है? वो A ही है, पूरा का पूरा A कॉमन है। और A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B, तो A और B को मर्ज करेंगे तो हमें पूरा का पूरा B मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल वेन डायग्राम से तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये सही है, इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो समझ में आ गया, ये भी ट्रू था ये बोल दिया, ये भी ट्रू था बोल दिया। बट इसका अगर बोला जाए कि इसी बात को इसको इसको प्रूव करो, कैसे? एलिमेंट मेथड से। तो एलिमेंट मेथड से प्रूफ कैसे होगा ये बताओ, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में एलिमेंट मेथड से प्रूफ पूछा जाएगा, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। अदरवाइज कंपटीशन में इस एलिमेंट मेथड की जरूरत नहीं है, जेई एडवांस में भी जरूरत नहीं है, बट स्कूल एग्जाम में 11th के क्लास का जो एग्जाम होगा 11th का, उसमें आपसे एलिमेंट मेथड का प्रूफ पूछेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको करो थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब देखो, टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, दो सेट को इक्वल प्रूफ करने का क्या तरीका होता है? लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, then show that x belongs to b। जैसे आप ये करेंगे तो इससे अप्रूव हो जाएगा कि a इज अ सबसेट ऑफ b, एंड देन अगेन लेट y बिलोंग्स टू b, b सेट में एक एलिमेंट लो एंड शो दैट y बिलोंग्स टू a, कि अगर y b में है तो a में लाई करेगा। इसको प्रूव करते ही ये प्रूव हो जाएगा कि b इज अ सबसेट ऑफ a, और फिर आप आर्ग्यूमेंट देंगे कि इफ a is subset of b and b is subset of a, then it is possible only when a equal to b। This is the procedure to prove equality of a set using element method। अब मैं चल रहा हूं, इसको प्रूव कर रहा हूं, मेरे साथ साथ वर्कआउट करो। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, गिवन क्या? a इज सबसेट b, ये दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। मतलब अगर आप बोलते हो कि x a का एलिमेंट है तो उसका मतलब अपने आप आ जाएगा कि x b का एलिमेंट है, क्योंकि a पूरा का पूरा b में है, a के सारे एलिमेंट b में है। अब हम LHS में स्टार्ट करेंगे। LHS इसमें एक एलिमेंट लेंगे, तो लेट x एज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। दिस इम्प्लाइज, अब आपने क्या पढ़ा है? ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? कि अगर x ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, मतलब x ए का भी एलिमेंट है एंड x बी का भी एलिमेंट है। x ए का एलिमेंट है और x बी का एलिमेंट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि x एलिमेंट ऑफ ए है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? If I say that x is element of A, do I need to say that x is element of B? ये बोलने का मतलब अपने आप saying that x belongs to A automatically mean that x belongs to B, तो ये मुझे बोलना जरूरी नहीं है। तो I would say this implies x belongs to A. Why? Because x belongs to A means x belongs to B. तो why should I separately say that x belongs to B? वो अंडरस्टूड है। तो अगर x A इंटरसेक्शन B में है तो A में होगा, अगर x A इंटरसेक्शन B में है तो A में होगा। और ये तो अंडरस्टूड है ना, कि अगर x A इंटरसेक्शन B के सारे एलिमेंट A में होंगे, तो इससे प्रूव हो गया कि A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। अब हम, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब हम एक एलिमेंट y लेंगे, कहां पर? A में। y A का एलिमेंट है, यहां यहां। अब y A का एलिमेंट है और एक ए बी का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज वाई बी का एलिमेंट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाई इन बी, बिकॉज द गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा जी, इसका मतलब है कि वाई ए का भी एलिमेंट है एंड बी का भी एलिमेंट है। इसका मतलब है कि y जो है वो एंड मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। तो अगर y ए का एलिमेंट है तो y ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो y अगर ए का एलिमेंट है तो डेफिनेटली बी का होगा। यहाँ देखो दिख रहा है, ग्रीन कलर में है तो रेड कलर के शेडेड रीजन में होगा ही होगा, इसलिए ए और बी दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप क्लब करो, एक ये स्टेटमेंट प्रूफ किया, एक ये प्रूफ किया। इन दोनों का मतलब क्या? रीड टुगेदर। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इक्वालिटी प्रूव हो गई। अगर पी क्यू का सबसेट है और क्यू पी का सबसेट है तो पी इक्वल टू क्यू प्रूफ हो गया। अब जैसे मैंने ये वाला प्रूफ किया, ये वाला, ऐसे जरा आप ये वाला प्रूफ करके बताओ, अपने आप करो अपनी कॉपी में। ए यूनियन बी को बी के इक्वल दिखाना है, डू इट ऑन योर नोटबुक। ए यूनियन बी को बी का सबसेट प्रूफ करो और फिर बी को ए यूनियन बी का सबसेट प्रूफ करो अंडर द कंडीशन दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। पूरा आपके पास में टाइम है, कंप्लीट, टेक 1 मिनट टाइम।
ए सबसेट बी दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बट आप बोलते हो कि x बिलोंग्स टू a मीन्स x बिलोंग्स टू b, तो यहां लिख देंगे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, क्योंकि इसका मतलब ये होता है x अगर a का एलिमेंट है तो x b का एलिमेंट होगा। अब x b का एलिमेंट है या x b का एलिमेंट है, इसका मतलब होता है कि x b का एलिमेंट है, खत्म। तो इससे प्रूव हो गया कि जो तुम्हारा a यूनियन b है ये b का सबसेट है। अब हमने ए यूनियन बी को बी का सबसेट दिखाया, अब बी को ए यूनियन बी का सबसेट दिखाना पड़ेगा। तब हम एक एलिमेंट वाई ले लेंगे बी में, वाई बिलोंग्स टू बी। अच्छा जी, वाई बिलोंग्स टू बी का मतलब होता है वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि y अगर b में है तो ये तो ट्रू है। अब ये एक स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरे के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। और से कनेक्टेड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होता है जब दोनों में से कम एक ट्रू है। तो पहला ट्रू है इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ये ट्रू है तो इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू b यूनियन a, और मतलब यूनियन। और ये अंडरस्टूड है भाई कि अगर y b का एलिमेंट है तो यूनियन में होगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट यूनियन में होंगे, b के भी सारे एलिमेंट यूनियन में होंगे, तो b में है तो यूनियन में होगा, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। तो यहां से प्रूव हो गया क्या कि b के सारे एलिमेंट a यूनियन b में होंगे, इसलिए b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b ये तभी हुआ जब a b का सबसेट है, इस वजह से हुआ। लेकिन b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनिवर्सल है, हमेशा ट्रू होगा। अब ये दो बातें प्रूव कर दी कि LHS RHS का सबसेट है, RHS LHS का सबसेट है, मतलब है कि b इज इक्वल टू a यूनियन b प्रूव हो गया। ठीक है सर। तो these few examples I have taken just to let you understand कि एलिमेंट मेथड से कैसे हम p सबसेट क्यू प्रूव करते हैं, कैसे हम p इक्वल टू क्यू प्रूव करते हैं, मीन्स सबसेट और इक्वालिटी को कैसे प्रूव करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन कर जाओ। तो अगर मैं चौथे क्वेश्चन में जाता हूं, क्या आर्ग्यूमेंट है आपका? जस्ट हमें क्या प्रूव करना है? हमें जस्ट इक्वालिटी प्रूफ कर, नहीं सबसेट प्रूफ करना है। तो हम लेंगे लेट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b इंटरसेक्शन b। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b। अच्छा, ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब है ये दोनों ट्रू है, मतलब ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है। अच्छा, अगर ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो x बिलोंग्स टू b लिख ही सकते हैं। And therefore A complement intersection B is a subset of B. इसको अगर और डिटेल में देखना चाहो तो ऐसे देखो, दिस इज A, दिस इज B। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B को, इसी को हम B माइनस ए भी बोलते हैं। B में है बट A में नहीं है, B माइनस ए। तो अगर ये A है और ये B है, तो A कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हो, A कॉम्प्लीमेंट A के बाहर का पूरा रीजन है, पूरा कंप्लीट रीजन जो A के बाहर है। ए के सर्कल के बाहर पूरा शेड कर दो। अब इस रीजन का बी के साथ कॉमन लो, तो बी के साथ कॉमन बी ये है पूरा, तो ये येलो रीजन का बी के साथ कॉमन क्या आया, तो ये पोर्शन आया, ये जो पोर्शन है ये, यही है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये रीजन के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं? जल्दी बोलो, दिख रहा है? चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलो। अब थोड़े ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। चलिए जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 2.5 मिनट्स। ठीक है, देखना है कौन आंसर करेगा। टेक योर टाइम। क्वेश्चन पढ़ लो। बोल रहे हैं ए बी सी बी एनी 3 सेट्स सच दैट ए बिलोंग्स टू बी, मीन्स ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी लाई इन सी, ऑल एलिमेंट ऑफ बी लाई इन सी। इसका मतलब ए बी का एलिमेंट है और बी के सारे एलिमेंट अगर सी में है तो ए सी का एलिमेंट होगा। तो बोल रहे हैं कि इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी? होगा क्या अगर ए बी का एलिमेंट है और बी के सारे एलिमेंट सी में है? तो ए कैपिटल ए सी का एलिमेंट होगा, बट क्या कैपिटल ए सी का सबसेट होगा? क्या ये बात ट्रू है? इफ नॉट, इफ यस देन प्रूव इट, इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन समझा भी दिया। अब आपको इसको प्रूव या डिसप्रूव करना। प्रूव कर दिया तो प्रूव कर दो, और नहीं तो एक काउंटर एग्जांपल देके डिसप्रूव कर दो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टोटल टाइम आपको मैं दे रहा हूं 2 से 3 मिनट। किसी का हुआ? हाँ बोलो बेटा यशस्वी। सर मेरा हो गया। बताओ क्या किया? सर ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हम सेट ए को, अगर हम सेट ए को मैंने 1 माना है। एक सेकेंड। सेट ए इज सिंगल्टन 1, ओके, देन सेट बी, इसके अंदर हमने ए का ये सेट 1 ले लिया और उसके बाद 2 एंड 3 हमने इसके अलग ले लिए। ठीक है, बिकॉज ए बी का एलिमेंट होगा तो एक एलिमेंट सेट ये तो लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा कुछ एलिमेंट आपने और ले लिए 2 और 3। ओके, वेरी करेक्ट। सर अब सेट सी के अंदर इन सब को लेकर के कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी डाल देंगे, क्योंकि बी सी का सबसेट है तो बी के तीनों एलिमेंट सी में होंगे, तो ये सिंगल्टन 1 होगा और 2 भी होगा और 3 भी होगा। इसके अलावा कुछ भी ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। अब सर अब सेट 1 जो है, ये जो 1 है ये बी का बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू सी ए। सिंगल्टन 1, बिकॉज हमें प्रूव करना है ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए का एलिमेंट है, बट 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी। 1 सी के एलिमेंट का एलिमेंट है बट सी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सी के एलिमेंट तो यही 5 हैं। यस सर। एंड देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल बना सकते हैं। इट इज नॉट दैट यही कर सकते हैं, आप कुछ भी एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं इसको। जैसे अगर आप ए को ऐसे ले लो कि एक्स है, वाई है, ठीक है, और मान लो बी में ले लो आप एक्स, एक्स वाई जेड, और सी में ले लो आप एक्स तो लेना ही पड़ेगा, डबलेट एक्स वाई भी लेना पड़ेगा, जेड भी लेना पड़ेगा, यू ले लो।
अब आप बोलोगे क्लियरली ए इज एलिमेंट ऑफ बी and B is a subset of C, but A is not a subset of C. Why? Because Y belongs to A, but Y does not belongs to C. तो सबसेट होने के लिए अगर आप बोलते हो ए सी का सबसेट है तो ए के दोनों एलिमेंट सी में होने चाहिए थे, एक है एक नहीं है, तो इसलिए सबसेट नहीं है. तो दिस इज हाउ यू डिस्प्रूव इट, राइट. तो आपको ध्यान दिए रखना है कि अगर ए बी का एलिमेंट है, ध्यान से सुनो, एंड बी सी का सबसेट है, देन ए सी का एलिमेंट होगा. ये सही, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ए बी का एलिमेंट है और बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो ए भी सी में होगा एज एन एलिमेंट. अच्छा, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है, तब ए सी का सबसेट होगा. ये तो आप जानते ही हो, ये तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे सी में है, तो ए के सारे सी में होंगे. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है. और अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सी का एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, ए के सारे एलिमेंट बी में है और अगर बी सी का एलिमेंट है तो बी सी का एलिमेंट है, तो ए सी का एलिमेंट हो, ये जरूरी नहीं. ए सी का एलिमेंट है ये जरूरी नहीं. इसी तरह से ए सी का सबसेट है, ये भी जरूरी नहीं. ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी सी का एलिमेंट तो है लेकिन बी के सारे एलिमेंट सी में हो, जरूरी नहीं. तो इसलिए ए के सारे एलिमेंट सी में होना जरूरी नहीं, तो ये भी जरूरी नहीं. तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. यस, दिया हुआ है, रीड इट. क्या बोला गया? ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स such that A is not a subset of B. A is not a subset of B, then which of the following is true? चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और क्यों, रीजन के साथ, ठीक है. एंड अगेन आई गिव यू, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लो. ये पिछला क्वेश्चन भी नोट करने लायक है और ये भी नोट करने लायक है, तो जस्ट नोट इट डाउन. और इस पेज, इसका सोल्यूशन प्रॉपर नाइसली लिखने के लिए आपको पूरा एक पेज, हाफ पेज से ज़्यादा स्पेस चाहिए. तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी नोट करो. पहले इसको नोट करो फटाफट. लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ सेट कैपिटल एक्स सच दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन या ऑप्शंस ट्रू हैं? A इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ये B नहीं होगा बेटा, B कॉम्प्लीमेंट, ये हटा देना. अरे नहीं, क्या कर दिया मैंने. A is always a subset of B bar. B is always a subset of A. A and B are always disjoint. A and B bar are always non-disjoint. ये चार ऑप्शंस हैं. आप सभी ने नोट कर लिया? तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर दूं, फिर वो दोनों क्वेश्चन को करो. 5 मिनट टाइम दूंगा दोनों क्वेश्चन का मिला के आपको. टेस्ट कंडीशन है, एक टेस्ट ले रहा हूं मैं, आपको ये समझ लो. तो आई होप सबने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को. शुड आई डिस्प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कर सर दो. 1 मिनट. हाँ हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो.
कर लिया नोट? कर लिया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट। राइट, अब ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 मिनट टाइम देता हूं, 6 मिनट, ठीक है? 6 मिनट बाद मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग फटाफट ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करो। सेकंड के इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अभी। फर्स्ट हो गया? यस सर। चलो तब तक तुम सेकंड करते रहो, मैं फर्स्ट डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी किसका इसका फर्स्ट हो गया? ये जो सेकंड क्वेश्चन था, ये किसका किसका हो गया? सर एक चीज़ कंफर्म करनी थी, जैसे ये डी पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। बोलो। सर जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर है कि ए इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी डैश है। सर ये बी डैश वो बी कॉम्प्लीमेंट ही की बात हो रही है ना इधर? हाँ हाँ हाँ, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही। अब देखो, पहले तो ये सेकंड क्वेश्चन को इवन हो गया है तो भी दोबारा देख लेना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दिया हुआ, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स। एक्स, कैपिटल एक्स को आप यूनिवर्सल सेट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी इसके दो सबसेट हैं, ए और बी में से कोई दोनों में से कोई एम्प्टी नहीं है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। एक्चुअली दो सेट्स ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम पर, क्योंकि कुछ एलिमेंट के बारे में तो दिया नहीं हुआ कि ए के एलिमेंट क्या है, बी के क्या है, तो सबसे सुटेबल तरीका इस क्वेश्चन को एनालाइज करने का वेन डायग्राम ही हो सकता है। तो अगर मैं वेन डायग्राम पर दो नॉन एम्प्टी सेट्स को दिखाना हो तो चार पॉसिबल तरीके हुए, चार पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ये चार पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं कि दो सेट्स, एक तो ऐसा हो सकता है कि ए एंड बी हैव सम एलिमेंट कॉमन। एक हो सकता है कि ए एंड बी हैव नो एलिमेंट कॉमन। एक हो सकता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। बता, ए और बी के सारे एलिमेंट कॉमन है। और एक हो सकता है कि बी इज सबसेट ऑफ ए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या मैं बोल रहा हूं। केस 1 है ये केस 2 है, ये केस 3 है, और ये केस 4 है। और x यूनिवर्सल सेट है हर एक केस में। नाउ लिसन टू मी, ये चारों केसेस समझ में आ रहे हैं बेटा? ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, और ये केस 4 है। इसके अलावा कोई चौथा केस हो, पांचवा केस हो नहीं सकता। क्योंकि देखो, दो सेट हैं, या तो उसमें कुछ एक एलिमेंट कॉमन होंगे, या बिल्कुल कॉमन नहीं होंगे, या ये इसमें पूरा कॉमन होगा, या ये वाला इसमें कॉमन होगा। यही चार बातें हो सकती है, और पांचवी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि कोई स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो सारी पॉसिबिलिटीज में ट्रू होना चाहिए। एक भी केस में फॉल्स हो गया तो उस स्टेटमेंट को हम फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये चारों में से जो स्टेटमेंट सारे केसेस को सेटिस्फाई करेगा वही हम लेंगे। अब आउट ऑफ दीज फोर पॉसिबिलिटीज, since it is given that A is not a subset of B,
तो ये पॉसिबिलिटी तो डिनाई करी गई कि ये तो हो नहीं सकती एज पर दिस क्वेश्चन। मतलब है कि ये 3 केसेस हैं और 4 स्टेटमेंट हैं। इन चारों में से जो स्टेटमेंट तीनों केसेस में ट्रू आएगा वो लेंगे, बाकी को फॉल्स बोल देंगे। अब स्टेटमेंट वाइज जाएंगे। मैं बात करूंगा ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी। केस 1 में स्टेटमेंट ए की बात करो। केस 1 में क्या है? ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी बार। व्हाट इज बी बार? बी बार बी के बाहर सारा कुछ। ये बी बार है, शेडेड रीजन इज बी बार। ए बी बार का हमेशा सबसेट होगा। क्या ए बी बार का सबसेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के कुछ एलिमेंट यहां जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाले एलिमेंट ए में है बट बी बार में नहीं है। बी बार ये वाला पोर्शन है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए केस 1 के लिए फॉल्स हो गया। एक भी केस में फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया, मतलब हमारा बात खत्म हो गया, स्टेटमेंट ए फॉल्स हो गया। ऑल्दो स्टेटमेंट ए केस 2 में ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहां भी बी बार देखो, तो ए बी बार का सबसेट है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि फर्स्ट केस के लिए फॉल्स है, सेकंड में ट्रू है, थर्ड में ए बी बार का सबसेट है, फॉल्स है। तो चलो एक में भी फॉल्स तो फॉल्स। बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है। कहां सबसेट है भाई? ये बी के कुछ एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। कौन से? ये जो एलिमेंट बी के हैं वो ए में नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है। तो ये पहले केस के लिए तो बी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बी ए का सब दूसरे में भी फॉल्स हो गया। बी ए का सबसेट है, तीसरे के लिए ट्रू है। तो भाई आउट ऑफ 3 केसेस, 2 केसेस में अगर कोई चीज फॉल्स हो रही है, अगर एक भी केस में फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं हो सकता। अब सी केस में जाओ। ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। ए सेट और बी सेट में कुछ कॉमन नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, तो भाई यहां तो कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो 2 स्टेटमेंट में फॉल्स हो रहा है, तीसरा वाला। फर्स्ट और थर्ड केस में फॉल्स हो रहा है, सेकंड में ट्रू, तो एक भी केस में फॉल्स तो फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अच्छा जी, 4 स्टेटमेंट थे, ठीक है, इनमें से 3 फॉल्सिफाई हो गए, तो ऑब्वियसली डी आंसर है। बट चलो उसको भी वर्कआउट करके देखते हैं। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट। मतलब ए और बी कॉम्प्लीमेंट में इसका जो इंटरसेक्शन है ये फाई नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब येलो कलर, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन क्या है? तो ये पोर्शन कॉमन है ए और बी कॉम्प्लीमेंट में, तो ऑब्वियसली ये फाई नहीं है। ए और बी कॉम्प्लीमेंट में पूरा का पूरा ए ही कॉमन है, तो ये भी फाई नहीं है। और ए और बी कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट हियर? बी के बाहर, बी के बाहर मतलब ये पूरा रीजन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ तो कॉमन है क्या? ये पोर्शन जो है वो ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एलिमेंट है, तो यहां भी फाई नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट है। ये पहले केस में भी ट्रू है, दूसरे में भी ट्रू है, तीसरे में भी ट्रू है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड बाय लार्ज आई ट्राइड माई बेस्ट टू जस्ट एक्सप्लेन दिस। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं इसको एक्सप्लेन करने का। तो सभी लोगों को क्लियर है तो यस बोलो। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो जहां कहीं भी जो सेट्स है ना, ऐसे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन गिवन है, सेट्स का एलिमेंट नहीं पता है, सेट्स का स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो टू इन ऑर्डर टू सॉल्व सच केसेस वी शैल ऑलवेज गो बाय द वेन डायग्राम और एग्जॉस्टिव पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी पड़ेंगी। समथिंग विच इज ट्रू
is true for all cases and something which is false in at least one case. एक भी केस में false है तो false, और true होने के लिए सारी possibilities में true होना चाहिए. This is the basic idea. जिसको नहीं समझ में आया बेटा, मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक कि आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख के नहीं बताएंगे या बोल के नहीं बताएंगे. कहां पर दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया, बोलो. The first and third part एक बार दोबारा समझा दो. फर्स्ट ए और सी. Yes sir. बी बार बेटा, जो बी सेट, बी वाला जो सर्कल है व्हाइट वाला, इस सर्कल के बाहर जो येलो कलर से शेडेड है वो बी बार है, देख रहे हो. Yes sir. अच्छा जी. और बी बार और ए का सर्कल, ब्लैक वाला सर्कल है ये वाला, ये ए का सर्कल है. तो येलो और इसका ए में क्या कॉमन है, तो जितना पोर्शन में हमने प्लस साइन मार्क किया है वो कॉमन है. तो बोल रहे ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी बार. क्या आप बोलोगे कि ए सेट बी बार का सबसेट है? तो सबसेट होने के लिए ए सेट का पूरा पोर्शन येलो कलर में कलर होना चाहिए, येलो कलर में लाई करना चाहिए. जबकि ए सेट का ये कुछ पोर्शन है जो ब्लू डॉट्स जहां पर मैंने दिखाई हैं, ये एलिमेंट ए में तो है बट बी बार में नहीं. समझ में आ रही बात? Yes sir. इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी बार में नहीं है. इसका मतलब है कि ए बी बार का सबसेट नहीं है. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट केस 1 वाली सिचुएशन में फॉल्स हो गया. अब एक भी केस में फॉल्स हो गया तो फॉल्स. ऑल्दो सेकेंड में ट्रू है क्योंकि ए सेट का सारा एलिमेंट येलो कलर में है, मतलब बी बार में है, इसलिए यहां पर ट्रू है. बट थर्ड में ए सेट का सारा एलिमेंट में जो ये अंदर वाला है, ए और बी का जो कॉमन है, वो बी बार में नहीं है, इसलिए यहां भी फॉल्स हो गया. तो दो केसेस में फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है. तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, समझ में आ गया? Yes sir. अच्छा, ए और बी हमेशा डिसजॉइंट होंगे, ये तो देख के ही पता चल रहा है बेटा. ए का गोला देखो, ए का सर्कल देखो, बी का सर्कल देखो, क्या ए और बी के सर्कल में हमेशा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा? डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन इज नल सेट. तो यहां भी इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है और यहां भी नल सेट नहीं है. ए और बी में इंटरसेक्शन बी ही है. तो यहां पर सिर्फ एक केस में सही है, तो एक केस के लिए ट्रू स्टेटमेंट है सी वाला, और फर्स्ट और थर्ड के लिए फॉल्स है. एक भी केस में फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए सी भी फॉल्स है. एनी डाउट? No sir. बाकी सभी लोग को क्लियर हो गया अब ये? नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या था देखो. हाँ जी, ये क्वेश्चन था टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट. द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द सेकंड. फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n. दो फाइनाइट सेट हैं, एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज n, मान लिया से. तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्या आया? 2 raised to the power m. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B क्या आएगा? 2 raised to the power n. अब इन्होंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, वन सेट, is 56 more than the total number of subsets of B. तो गिवन है कि 2 raised to the power m जो है ये 2 raised to the power n से 56 ज्यादा है. आई होप यहां तक बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना. ये स्टेप्स तक क्लियर है बेटा?
अच्छा ये बताओ कि कौन बड़ा है, m बड़ा है कि n? m इज ग्रेटर देन n, राइट। अगर m बड़ा है इसका मतलब है कि 2 रेज टू द पावर n इज फैक्टर इन 2 रेज टू द पावर m। जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 स्क्वायर इज फैक्टर इन 2 क्यूब। तो 2 क्यूब में 2 स्क्वायर फैक्टर होगा। मतलब एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर x y से बड़ा है तो a टू द पावर y इज फैक्टर इन a की पावर x। तो एक्सपोने अगर बेस सेम है तो जो हायर पावर वाला है उसमें लोअर पावर वाले फैक्टर होते हैं। इस वजह से मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर m माइनस 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 56, और 2 टू द पावर m को लिख सकता हूं 2 की पावर n फैक्टर इसमें होगा इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 2 रेज टू द पावर n इक्वल टू 56। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। ये लास्ट लाइन समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर मैंने एक फैक्ट यूज किया 8वीं क्लास का कि a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई। अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडिसेस पावर ऐड हो जाती है, और n और m माइनस n को ऐड करोगे तो m आएगा। तो इसको m को मैंने लिख दिया n प्लस m माइनस n। a टू द पावर m को 2 टू द पावर m को लिखा मैंने 2 टू द पावर n प्लस m माइनस n, फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n। ठीक है जी। क्यों किया ऐसा? सो दैट कॉमन फैक्टर आ जाए। तो यहां से हमारा फाइनल आया 2 रेज टू द पावर n कॉमन हो गया और आ गया 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। 56 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7, 2 क्यूब इंटू 7। अब लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है ये ऑड है, क्योंकि 2 की कोई भी नेचुरल पावर इवन होगी, इवन माइनस 1 या इवन प्लस 1 हमेशा ऑड होता है, और ये सिर्फ 2 की पावर्स हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है ना? यहां तो 2 की कोई पावर है नहीं। तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि प्राइम नंबर्स अगर दो इंटीजर को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों LHS RHS में प्राइम फैक्टर्स सेम प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो कंपेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ LHS एंड RHS, comparing the prime factors of LHS and RHS, या ऐसे बोलो कि LHS और RHS का जो GCD है वो 2 क्यूब है, क्योंकि RHS में 2 की हाईएस्ट पावर 2 क्यूब है और LHS में 2 की पावर n है, इसमें 2 है नहीं, तो 2 क्यूब तो GCD तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये इसमें भी 7 आ जाए। तो मैं सिर्फ बोलूंगा कि 2 क्यूब इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कॉमन इन LHS एंड RHS। तो यहां से कंपेयर हुआ, जब ये वाला इससे कंपेयर हुआ तो आपको मिला 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 क्यूब, इसका मतलब n इक्वल टू 3, एंड 2 रेज टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब n की वैल्यू 3 डाल दो यहाँ पर, तो 2 की पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 8, 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब। यहाँ से आ गया m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 6। तो m की वैल्यू 6 आएगी और n की वैल्यू 3 आएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आंसर तो देखो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके डायरेक्ट भी आ सकता है ना?
ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, देखो ऐसे, ये 56 है, 56, तो 2 की कौन सी पावर है जो 56 के नियरेस्ट है, 64, है ना। तो m की जो वैल्यू होगी वो 6 से तो कम नहीं हो सकती, m कैन नॉट बी लेस देन 6, ऐसे भी बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऐसे दे सकते हैं कि m कैन नॉट बी लेस देन 6, ठीक है। तो 6 से छोटा तो m हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि m की वैल्यू अगर 5 लेते हो तो ये 32 है, 32 56 प्लस सब पॉजिटिव नंबर तो नहीं हो सकता कभी, इसलिए m की वैल्यू मिनिमम 6 ही पॉसिबल है। m इक्वल टू 6 के लिए ट्रायल करो, m को 6 मान लो, तो आ गया 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 56, ये 64 माइनस 56 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो यहाँ से n इक्वल टू 3 आ गया, तो एक पॉसिबिलिटी तो 6 3 आई गई, है ना, 6 एंड 3। अब कई बार ऐसा होगा कि एक ट्रायल करेंगे नहीं होगा तो उससे जस्ट ऊपर वाली नंबर लेंगे, तो ऐसे ट्रायल एंड एरर से भी सॉल्व हो जाती है ऐसे क्वेश्चन, बट वो सॉल्यूशंस जो है मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं एज फार एज सब्जेक्टिव आंसर इज कंसर्न। तो अगर आप सब्जेक्टिव आंसर दे रहे हैं तो ये ही करना पड़ेगा जो मैंने करके जैसे दिखाया। ऑब्जेक्टिव में तो आप कैसे आंसर निकाल रहे हो किसी को नहीं पता होता है, आप धक्के से निकाल रहे हो, तुक्के से निकाल रहे हो, हिट एंड ट्रायल से निकाल रहे हो, है ना, सब्स्टिट्यूशन से निकाल रहे हो, आपकी मर्जी है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी सारी स्किल्स काम करेंगी, कैसे भी आंसर निकाल लेंगे आप। तो होपफुली ये समझ में आ गई बात सारी। यस सर। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में बेटा यहाँ पर हम लोग डिस्कशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोगों को करना है कुछ क्वेश्चन जो सेट्स के अलजेब्रा पर बेस्ड होंगे, ठीक है। और दूसरा एक काम करेंगे, अभी अभी मैं जस्ट ये क्लास खत्म होगी ना तो आपको एक छोटा सा 35 मिनट का एक वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया गया, उसमें सिर्फ अलजेब्रा ऑफ सेट्स कि ये जो यूनियन है, ये जो इंटरसेक्शन है ना, वो क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो ऐसे समझो जरा कि जैसे आपने पढ़ा होगा इंटीजर का सेट, है ना, इंटीजर के सेट में आप क्या पढ़ते हैं कि इसके अंदर में 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप दो इंटीजर कोई लो इस सेट से, तो इन दो इंटीजर्स x एंड y को ऐड करो तो x प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट करो x माइनस वाई, मल्टीप्लाई करो x इंटू वाई, डिवाइड करो तो x बाई वाई, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस सेट ऑफ इंटीजर के कोई भी दो एलिमेंट का सम भी उसी सेट में लाई कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर में लाई करेगा। इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इज इंटीजर, but integer upon integer does not necessarily an integer। जैसे 2 अपॉन 1 इंटीजर है बट 2 अपॉन 3 इंटीजर नहीं है, 2 अपॉन 2 इंटीजर है, 3 अपॉन 4 इंटीजर नहीं है, 3 अपॉन 6 इंटीजर नहीं, बट 6 अपॉन 3 इंटीजर है, मतलब x अपॉन वाई इंटीजर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट को ऑपरेट करके जो रिजल्ट आया वो उसी सेट में लाई करता है, जिसको बोलते हैं क्लोजर लॉ, तो हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर is closed set, closed for addition, subtraction, multiplication but not for division। इसी लॉ को बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्या बोला मैंने, CLOSER, क्लोजर लॉ, या SURE भी कभी कभी लिखते हैं, क्लोजर लॉ। तो ये सबसे पहला रूल है, क्या कोई सेट किसी ऑपरेशन के लिए कब क्लोज्ड बोला जाएगा, जब उस सेट का कोई भी दो एलिमेंट को उस ऑपरेशन से ऑपरेट करने पर जो नया एलिमेंट क्रिएट हो वो उसी सेट में लाई करे। जैसे
set of natural number is closed for addition and multiplication, सब्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव भी आ सकता है, नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है, डिवीजन की नहीं। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए नेचुरल नंबर का सेट क्लोज्ड नहीं है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो ये तो हुआ क्लोजर लॉ। तो सेट्स के ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होते नहीं, वहां होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सेट का जो ऑपरेशन है वो क्लोजर लॉ फॉलो करता है कि नहीं, राइट। इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ होता है, आप जानते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ऐसे a यूनियन b इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो अगर इन दोनों को कम्यूट इंटरचेंज करके अगर रिजल्ट ना चेंज हो तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आपने बेसिक क्लासेस में ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है कि 1 + 2 + 3, तो 2 और 3 को ऐड करके 1 ऐड करो, या 1 और 2 को ऐड करके फिर 3 ऐड करो, या 1 × 2 × 3, तो पहले 2 3 मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई करो, या 1 × 2 मल्टीप्लाई करके 3 करो, रिजल्ट सेम आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। ऐसे ही आप बोलते हो कि a मल्टीप्लाइड बाई b + c इज ab + ac, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड एडिशन। तो ये जो लॉज हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट का होना, इनवर्स एलिमेंट का होना, है ना, इस तरह के जो लॉज हैं इनको बोलते हैं अलजेब्राइक लॉज ऑन ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स। और उन्हीं लॉज को बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये लॉज का ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है, लॉज का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो सेट्स के ऊपर जो लॉज हैं वो सारे लॉज का मतलब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऑफ सेट पे एक 35 मिनट का वीडियो है, वो आपको मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ क्लास के बाद। उसको आप कभी भी नेक्स्ट क्लास के पहले देख लेना है उसको, बस इतना टास्क है आपके पास में। और आप क्वेश्चन कहाँ तक अब हो जाने चाहिए आपसे, तो आपसे एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। 1.4 तक सारे सम्स हो जाने चाहिए। और एक मिनट जरा मैं एनसीईआरटी एक सेकंड के लिए देख लेता हूँ। तो इसके अलावा 1.4, 1.2 में सबसेट था, 1.3 में इंटरवल्स और सबसेट ही है, 1.4 में यस यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब सारा हो गया। 1.4 कंप्लीट कर लेंगे, 1.5 भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट 1.6 एक्सरसाइज और मिसलेनियस यही बचा हुआ है जो अगली क्लास में होगा। आप 1.5 तक सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो ग्रुप में मुझे बता देंगे। जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, अगली क्लास कब है, थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे की क्लास में मैं ये 1.5 तक कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा, और उसके अलावा अगर मैं कुछ और आपको कोई गेम दूंगा तो उसको भी डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर क्लोज कर रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो क्वेरी, ठीक है बेटा।